जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीनियर न्यूज एडिटर हैं। विनोद, हम दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुन रहे थे, वो लगातार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर की जा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 6000 से ऊपर जो मामले हैं वो 6000 से ऊपर मामले बढ़ते गए हैं, लेकिन कम से कम उसमें जो 1400 हैं वही कोरोना के ज़्यादा सिचुएशन उनमें बनी हुई है कि वो कोरोना से ज़्यादा पीड़ित हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे थे, या फिर जीएमसी की बात करें या फिर अन्य अस्पतालों की बात करें, वहाँ पे बेहतर सुविधाएं की बात कही जा रही है, बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन कहीं कहीं ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई कि एम्बुलेंस की सेवा वहाँ पर नहीं है और एम्बुलेंस की सेवा नहीं दी जा रही है। क्या कुछ तस्वीर जम्मू कश्मीर की? देखिए, हम सब जानते हैं कि टोटल पॉजिटिव मामले 836 आए हैं, जिसमें 13 जो हैं जम्मू प्रोविंस से हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू प्रोविंस पे अभी तक नियंत्रण में है और कश्मीर में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। और आपने एम्बुलेंस की बात की, तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम कोविड-19 को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इस वजह से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो पेशेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अब सरकार को ये सोचना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को सोचना होगा कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको समय समय पर सारी चीज़ें सहूलियतें मिले, सुविधाएं मिले, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। हमने पिछले कुछ दिनों में आपको ये भी बताया था कि कुछ डिलीवरी होने के बाद एक महिला को 30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा था, और एक और मामला सामने आया था कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली थी तो लोगों को पैदल चलना पड़ा था। अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोविड-19 तो अलग चीज है, लेकिन इसके साथ साथ इनको भी ध्यान रखना है कि जो साधारण मरीज हैं, जिनको क्रोनिक डिजीजेज है, उनका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। जी हर्ष, बिल्कुल। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है? अच्छा विनोद, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपको आवाज़ वापस ना जाए। विनोद, हम सवाल आपसे लगातार कर रहे हैं, जवाब भी आप लगातार दे रहे हैं। विनोद, अगर हम बात करें उन टैक्सी ड्राइवरों की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर कह रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल तरह से परिवहन बंद है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्कल ये चल रहा है। मकान मालिकों की बात करें तो मकान मालिक का भी यही कहना था कि हमारे पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं, किराएदार पैसा दे नहीं रहा, किराएदारों का कहना है कि हमारे पास पैसे हैं नहीं, हम मकान मालिक को दे नहीं सकते। तो ये सर्कल चल रहा है। तो इसमें अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन दिक्कतों का आप देखिए किस तरीके से सामना सभी को करना पड़ रहा है। हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से किसान हो, किस तरीके से वो किराएदार हो, किस तरीके से वो टैक्सी ड्राइवर हो, वो सब परेशान हो और कह रहे हैं कि हमारे पास अब पैसे पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अगर जल्दी से जल्दी इसकी उपलब्धता नहीं की गई, अर्थव्यवस्था की नहीं की गई, तो वो भूखे मरने पर मजबूर तक हो जाएंगे। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा, लेकिन अगर हम तुलना करें जम्मू कश्मीर के टैक्सी ऑनर्स या टैक्सी ऑपरेटर्स की बाकी राज्यों से, तो जम्मू कश्मीर को ज़्यादा सेटबैक पहुंचा है। जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था 370 में संशोधन के बाद, उसके बाद से एडवाइजरी जारी कर दी कि जितने भी बाहर से जो टूरिस्ट आए वो अपने अपनी नेटिव प्लेसेस में चले जाए। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं दिक्कत बने हो। उससे पहले भी अगर हम बात करते हैं, बहुत लंबे 2008 में इतना लंबा एजिटेशन चला था लैंड रोड, तब भी ये सफर किया था। फिर 2010 में जो किलिंग हुई थी, कम से कम 100 से ज्यादा यूथ की किलिंग हुई थी, तब भी बड़ा लंबा चौड़ा एजिटेशन चला था। फिर बुरहान वानी के टाइम पे एजिटेशन चला। तो इन सब के बीच में यानी 1989 से लेकर के लगातार ये लोग सफर कर रहे हैं, और एक अगर सीजन बेहतर मिलता है तो आगे 2 सीजन खराब हो जाते हैं। और मिल्टन या यूं कहे कि जो अलगाववाद सोच की विचारधारा रखते हैं अलगाववादी, उनका भी यही सोच थी कि जब जब ऐसा सीजन होता है, पीक सीजन होता है, उन दिनों वो हड़ताल करवा देते, तंग करने के लिए, यानी इस अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए, माली हालत को चोट पहुंचाने के लिए। लेकिन कल हमने टैक्सी चालकों से बातचीत की, कल हमने ऑटो चालकों से बातचीत की, और जब उनकी दुखती नब्ज पर हमने हाथ रखा तो कहीं हमें भी इस चीज का एहसास हुआ कि हम प्रवासी मजदूरों को तो ड्राई राशन दे रहे हैं, उनके घरों तक पहुंच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ऑटो चालक इनके घरों तक राशन भी नहीं पहुंच रहा है। और एक बड़े इत्तेफाक से ऑटो चालक कह रहा था कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले लाठियां भाजते हैं, अगर घर जाते हैं तो भी फरिश्त दिखाती है कि ये दाल खत्म है, चावल खत्म है। तो कहीं ना कहीं अब इनके बारे में सोचने की जरूरत है। हालांकि हर्ष 350 करोड़ रुपए का पैकेज घोषणा जरूर किया है LGGC मुर्मू ने, लेकिन क्या वो ऑटो चालक तक पहुंच पाएगी? क्या वो मेटाडोर के ड्राइवर हैं, मेटाडोर के क्लीनर हैं, क्या उन तक पहुंच पाएगी? ये बड़ी दिक्कत का सबब है।
बिल्कुल, हम पर्यटन की बात कर रहे थे विनोद। जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और वहां पर काफी तादाद में पर्यटक भी आते हैं। अगर हमने रिपोर्ट भी एक दिखाई थी कि कई करोड़ का नुकसान भी अब तक जम्मू कश्मीर प्रशासन झेल चुकी है। अब आगे आने वाले दिनों की बात करें, क्योंकि एक तो आतंकवाद की मार से भी पिछले दिनों कितना नुकसान हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कवायद की, प्रशासन ने कवायद की, लेकिन अब इस जो लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के दौरान कितना नुकसान इस पर्यटन क्षेत्र को होने वाला है? देखिए, ये लॉकडाउन में तो हो ही रहा है। हर शे हम मान के चलेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि हमारी बैकबोन, जो इकोनॉमी की बैकबोन है हमारी जम्मू कश्मीर की, ये टूरिज्म सेक्टर ही है। और लॉकडाउन होने के कारण आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब लॉकडाउन है तो टूरिस्ट आएगा नहीं, लोकल टूरिस्ट पे ये डिपेंड ही नहीं रहते थे। माता वैष्णो देवी में साल का औसतन 1 करोड़ श्रद्धालु आता था, वो कुछ ना कुछ पैसे तो खर्चता ही था। जम्मू पे बाजार में भी खर्चता था, कटरा के बाजार में भी खर्चता था, आने जाने में भी खर्च करता था। और अब इसके बाद अगर सपोज थोड़ा सा नियंत्रण भी होता है, मान लेते हैं किसी हद तक हम इस वायरस को परास्त करने में कामयाब भी रहते हैं, करीब 1 साल तक मुझे नहीं लगता है कि टूरिस्ट का फुटफॉल यहाँ पर होगा। तो ये मान के चलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे समूचे देश में बहुत सारे लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा यूनिट है चनाब टेक्सटाइल मिल, जो कठुआ में हमने आपसे बात की थी, वहां पे भी मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दिया गया, फिर उन्होंने तोड़फोड़ की और कितना हंगामा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग भी वायलेट हुई। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर झटका लगेगा और ये हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि हमारी माली हालत, यूटी जम्मू कश्मीर की माली हालत पर सीधा सीधा इसका असर पड़ने वाला है। बिल्कुल विनोद, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम अनेक राज्यों में देख रहे हैं, अन्य राज्यों में फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं और कंपनी खोल दी गई हैं, नोएडा में भी अब कंपनियां खोली गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर वहां पर लोग आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं? कितनी फैक्ट्रियां या औद्योगिक इकाई में वहां पर खोली गई हैं? मजदूरों को काम मिल रहा है या नहीं, क्या कुछ खबर? देखिए, 163 एक फिगर थी हमारे पास, करीब 163 यूनिट जो जम्मू प्रोविंस में, जिसमें कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, यही 3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए गए हैं या जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। तो 163 यूनिट्स में काम चल रहा है, वहाँ पे लेबर आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके काम कर रही है। लेकिन हर्ष, आज भी दिन में ऐसे 10 से 12 फोन हमें आ जाते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उनके एम्प्लॉयर जो है सैलरी नहीं दे रहे हैं, और कुछ ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मार्च महीने की सैलरी काट दी है और अप्रैल से देना शुरू किया। मार्च महीने की उनको सैलरी नहीं दी जा रही। विनोद, अभी कुछ देर पहले की हम विनोद बात करें तो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस भी आई हैं, उसमें लॉकडाउन के बाद वाली एक गाइडलाइंस जारी की गई है। उसमें ये कहा गया है कि जब भी ये फैक्ट्रियां खुलेंगी, कंपनियां खुलेंगी, तो ट्रायल के रूप में ले, क्योंकि क्या होगा कि जब कंपनी खुलेगी तो वो अपना जो भुगतान होगा, जो कमी वहां पर हुई है, उसे पूरा करने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से जो उनका नुकसान हुआ है वो पूरा हो। लेकिन उस गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि ट्रायल पूरी तरीके से माने, कि अगर आप 1 हफ्ते के लिए पूरी तरीके से वो ट्रायल रखें और धीरे धीरे ही कंपनी में चीजों को सुधारा जाए और धीरे धीरे ही वो अपनी कंपनी को बढ़ाएं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए हर्ष, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जिसके पास बहुत सारी मास में लेबर है, बहुत ज्यादा लेबर है, और उसको एक महीने की सैलरी देनी है, तो एक बहुत बड़ा मद बन जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाती है कि आपने कितने % सैलरी दी है। उस ऑनर को दिक्कत जरूर होगी, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि पिछले कई सालों से इसी लेबर के बूते वो कमा भी रहा है। अब मुश्किल की घड़ी में 1 महीने के लिए अगर उसको सैलरी देनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालेगा, उसकी सैलरी नहीं काटेगा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील पर गौर करने की जरूरत है। दूसरी ओर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस आई हैं, तो हर्ष उस पे अमल करना चाहिए, ट्रायल बेस पे खोलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक यूनिट्स नहीं खुलेंगे, फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी, तो ये माइग्रेशन का सिलसिला नहीं थम सकता। इस माइग्रेशन के सिलसिले को थमाना है, रोकना है, तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो
यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनको खोलना पड़ेगा, लेबर वहां काम करे ताकि वो उनकी रोजी रोटी चल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, पूरी जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो सीनियर साथी जुड़े हुए थे हमारे साथ, सीनियर न्यूज़ एडिटर बता रहे थे किस तरीके से अगर फैक्ट्रियां खुलेंगी तो वहां पर जम्मू कश्मीर में क्या हालात होंगे, और जम्मू कठुआ किसी तरीके से वो बता रहे थे कि वहां पर फैक्ट्रियों को खोला गया और वहां पर मजदूर भी वहां पर काम कर सकेंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कितना आंकड़ा हो गया है, क्योंकि अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 13 नए मामले सामने आए थे, 12 कश्मीर से मामला सामने निकलकर सामने आया और एक जम्मू से मामला निकलकर सामने आया था। लेकिन अब जरा कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर में भी लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। कश्मीर में अच्छी खबर ये रही कि पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 12 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं और लद्दाख में फिलहाल ये स्थिति सामान्य है। लद्दाख से कोई भी नया पॉजिटिव केस निकलकर सामने नहीं आ पाया। लेकिन कश्मीर में इस वक्त लॉकडाउन का खासा असर दिखा जा रहा है और सख्ती से पालन कराया जा रहा है। अगर कोई बेवजह सड़कों पर निकल रहा है तो उसको भी रोका जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, चाहे फिर वो जुमे की नमाज हो, वो मस्जिदों में अदा नहीं की जा रही है और मौलाना भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि घर में बैठकर ही इबादत की जाए। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो भी लगातार कह रहे हैं कि आप इससे सावधानी बरतिए। और अगर आप बात करें हम प्रशासन की, तो प्रशासन भी लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है। लोगों को भी अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि बीमारी आखिर है क्या, और इस बीमारी से, ये बीमारी जानलेवा है, लेकिन अगर इससे सिर्फ बचा जा सकता है तो सतर्कता रख के बरता जा सकता है, सावधानी इसमें बरती जा सकती है। तो कश्मीर में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी वरिष्ठ संवाददाता हैं। सनम, कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर में हम देख रहे हैं, कल की अगर बात करें, कल अच्छी खबर आई कि सिर्फ 12 ही मामले निकलकर सामने आए। लेकिन लॉकडाउन की अगर हम बात करें, 17 मई तक लॉकडाउन है, आगे क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अगर कश्मीर के पर्यटन उद्योग की बात करें, जम्मू की हम बात कर रहे थे कि पर्यटन उद्योग को बड़ा तगड़ा झटका लगेगा इससे। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर आतंक से त्रस्त रहा और उसने बहुत सारी चीजें देखी और पर्यटन को भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कितना नुकसान उस पर्यटन क्षेत्र को होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, जम्मू मंदिरों को नगरी कहा जाता है और कश्मीर को कहा जाता, कश्मीर को जन्नत तक कहा गया है, क्योंकि खूबसूरती वहां पे और पर्यटन वहां पर खींचे चले आते हैं। कितना नुकसान हो पाएगा वहां? देखिए हर्ष, अगर कश्मीर के नुकसान की बात करें तो लगातार दूसरा साल है कश्मीर जो पर्यटन हो या दूसरा जो विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, उससे जूझता रहा है, नुकसान में रहा है। पिछले साल जो 5 अगस्त की सिचुएशन बनी तो उससे पहले ही टूरिज्म को यहाँ से निकाला गया था और उसके बाद 2020 की शुरुआत से ही जब कोविड आ गया तो यहाँ पे बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर क्या, यहाँ हर सेक्टर जो बैठा हुआ ही था और बैठ गया। तो एक अंदाजा ही नहीं बल्कि पूरा ग्राउंड सिचुएशन यही है कि यहाँ पे इस वक्त जो टूरिज्म हो, पेपर माशी हो, क्राफ्ट हो या जितने भी ट्रेड हो, सब अपनी वो हेयत ही खो चुके हैं और उनको वापस रिवाइवल करने के लिए काफी समय भी लगेगा। हर्ष, 2019-2020 ये 2 ऐसे साल रहे जिसमें कश्मीरी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और लॉकडाउन जो है 5 अगस्त 2019 को शुरू हुआ है, वो लॉकडाउन अब भी बराबर ही जारी है, क्योंकि बिल्कुल सनम, हम डल झील की तस्वीर देख रहे थे पिछले दिनों। डल झील में जो बोट चलाते हैं उनका यही कहना था कि हमारा जो परिवार चल रहा है वो पर्यटन से ही चल रहा है, बाहर से लोग आते हैं तो हमारा पेट भर पाता है। लेकिन इस वक्त लोग आ नहीं रहे, उनके पास पैसा तक खत्म हो चुका है, खाने को है नहीं। हालांकि प्रशासन तो पूरी मदद कर ही रहा है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र ही रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कश्मीर की। देखिए हर्ष, कश्मीर में टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं और यहाँ पे जमीनें जो है वो पहाड़ी इलाका है तो इसकी प्रोडक्शन भी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं है। तो कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे सरकार या यहाँ की आवाम निर्भर करती है, डिपेंडेबल है, तो वो टूरिज्म ही है। यहाँ टूरिज्म ही है जो यहाँ रोजी रोटी का एक जरिया बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जमीनें जो है वो पहाड़ी जमीनें हैं तो पहाड़ी जमीनों में कोई प्रोडक्शन इतनी हो नहीं पाती है। थोड़ा सा फ्रूट है, इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी उतनी नहीं है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ कुछ है नहीं। तो इस वक्त टूरिज्म ये था जो कश्मीर के लोगों को रोजी रोटी दे रहा था। लेकिन जब ये टूरिज्म सेक्टर ही बैठ गया तो यहाँ का भुखमरी जो है वो स्टार्ट पहले से हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि कोविड से होगी, लेकिन भुखमरी पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि कभी किसी के पास पैसा ही नहीं है, किसी के पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो खर्चा क्या करेगा। और इनकम की बड़ी वजह जो है कि टूरिज्म सेक्टर है। ये टूरिज्म सेक्टर टोटली ठप रहा है। यूं तो कहें तो पिछले 30 सालों से ही मरा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी ने हद तक थोड़ा बहुत चलता रहता था। लेकिन अब तो 2 साल हो गए, तो 2 साल से ये टूरिज्म सेक्टर जो है इसको रिवाइवल करने के लिए एक बड़े पैकेज की जब तक न बात की जाएगी, जब तक न बड़े पैमाने पे टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म
यहाँ के बिल्कुल, अगर हम पैकेज की बात करें सनम, जिस तरीके से हम पैकेज बात करें पर्यटन क्षेत्र को, कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, कई पैकेज का ऐलान भी किए गए हैं, लेकिन ये राज्य सरकारों की तरफ से कह दिया जाता था कि केंद्र सरकार की तरफ से पैसा नहीं आया, फिर केंद्र सरकार कहती थी हम पैसा दे तो रहे लेकिन राज्य सरकारें खर्च नहीं कर पा रही। ये चीजें हमें बड़ी देखने को मिली हैं, कहीं कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में रही हो, तो अब क्या कुछ हमें संभावना है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखिए, हर 5 अगस्त को जब गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल बिल पास किया था, तो तब उन्होंने कहा था कि यहाँ विकास ही होगा, लेकिन वो विकास जो है वो अभी घोड़ा चढ़ते कहीं दिखाई नहीं दिया। अब करीबन 1 साल हो गया, लेकिन ना ही सरकार ने उस तरह से कश्मीर के लिए कुछ काम किया, ना ही उस तरह से यहाँ के पर्यटन या यहाँ की इंडस्ट्रीज को किसी हद तक आगे, क्योंकि 2019 के दौरान यहाँ पे हालात कुछ खराब रहे, लेकिन फिर भी सरकार से जो उम्मीदें थी, क्योंकि अब सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में, अब कोई बीच में कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जिस उम्मीद के साथ 5 अगस्त की हिस्ट्री बदली गई थी, उसमें वही देखा जाता है कि अभी कोई उसमें बड़ा अंतर नहीं है पहले और आज के बीच में। यूं कहा जा सकता है कि वही पुरानी सिचुएशन है, वही सब कुछ है, सिर्फ नाम बदला है और नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं बदला है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कश्मीर के हालात क्या है इस वक्त और कितना नुकसान लॉकडाउन के दौरान कश्मीर के पर्यटन नगरी को होगा, वो लगातार सनम हमारे साथ साझा कर रहे थे और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से कश्मीर की तस्वीर है। सड़कों पर सन्नाटा है, डल झील पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। 17 मई तक फिलहाल ये लॉकडाउन कहा गया है कि 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। आगे क्या कुछ रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार ये मामले बढ़ भी रहे हैं। चलिए, अब हम आपको राजधानी दिल्ली की भी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से शराब की दुकानों पर ये लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, मयूर विहार इलाके की है। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि आप कूपन के जरिए घर बैठे शराब मंगा भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगातार देखने को शराब की दुकानों पर मिल रही है और सुबह सुबह ये कतार देखने को मिल जाती है। हालांकि अच्छी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। पिछले दिनों जो हमें तस्वीर देखने को मिली थी कि लॉकडाउन का वहां पालन नहीं किया जा रहा, लेकिन अब ये तस्वीर देखने साफ देखी जा सकती है। मयूर विहार की तस्वीर है दिल्ली की, जहां पर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और ये तस्वीर हम देख सकते हैं कि सुबह सुबह किस तरीके से जो शराब की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। क्या भीड़ कम है दुकान पे? हाँ, थोड़ा भीड़ कम है। अच्छा, क्या आप लोग खुद से जो नॉर्म्स पुलिस की तरफ से आप लोगों को दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है, उसके बाद ही दुकान खोलेगी, तब से आप लोग क्या मेंटेन करवा रहे हैं? हम मेंटेन भी करवा, कुछ 1-8% है लोग नहीं मानते हैं, बाद बाकी जनता भी अब जागरूक हो गया है, वो सोशल मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब जो कुछ गाँव का है तो थोड़ा सा तो उनको समझाना पड़ता है, तो वो भी मान जाते हैं बात। जब दुकान खोलने की परमिशन मिली और आज अब बिक्री सामान्य रेशियो में है? आज सामान्य रेशियो में। आज सामान्य रेशियो में। हाँ। अब उतनी भीड़ नहीं लग रही? नहीं, आज आप लोगों को पीछे से सप्लाई आ पा रही है? नहीं, अभी सप्लाई नहीं आ पा रही। जो दुकान में है वही बेच रहा है? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक खोलने की परमिशन है? 9 बजे से 6:30 बजे तक। 9 से 6:30 बजे तक। तो जब शुरुआती दिनों में जब परमिशन के बाद आपने दुकान खोली होगी तो भीड़ रही होगी? काफ़ी भीड़ थी। अब वो स्थिति नहीं है? नहीं, अब वो स्थिति नहीं। तो चलिए, राजधानी दिल्ली की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो तस्वीर देखी वो बेहद हैरान करने वाली थी। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक लिए और रुकते हैं।